नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब खुलकर बाहर सार्वजनिक रूप से अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने क्यों लगे हैं? और जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूं तो मैं छोटे मोटे नेताओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े दिग्गज नेताओं का जिक्र कर रहा हूं। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो संसदीय बोर्ड का वर्तमान में भी हिस्सा है और कुछ वो नेता जो पहले न जाने कितनी बार संसदीय बोर्डों का हिस्सा रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की, यानी एक के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्षों की जुबान खुलने लगी है और अपनी जुबान से वो अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा सा सवालिया निशान, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा लग रहा है कि अब मोदी के खिलाफ नेताओं का गुट बनना शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले मुरली मनोहर जोशी ने कुछ कहा था और उसी दिन मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया था कि हमें नजर बनाए रखनी होगी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी ने मोर्चा खोल ही दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो इन दोनों के सामने आने के बाद कई अन्य नेता भी अब सामने आ रहे होंगे। बिना कोई समय गवाए सीधे आपके सामने मुद्दे पर आ जाता हूं। मुरली मनोहर जोशी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम विश्वगुरु नहीं हैं। कुछ दिन पहले विश्वगुरु, कुछ समय पहले विश्वगुरु थे, पहले विश्वगुरु थे, लेकिन अब जो है वो विश्वगुरु नहीं है। ये मुरली मनोहर जोशी के पूरे बयानों का लबोलुआब है। जबकि तथाकथित विश्वगुरु देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमें ये बताने में लगा रहता है कि अब हम विश्वगुरु बन गए हैं और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनती है, उनके कहे अनुसार काम करती है। न जाने कहां कहां के सर्वे लाकर हर 2, 4, 6 महीने बाद हमें बताया जाता है कि भैया मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। वो अलग बात है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 प्रतिष्ठित हस्तियों की लिस्ट में भी शामिल करने लायक नहीं समझा। हालांकि मैं अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में किसी का नाम शामिल होने या ना होने से भारत को कोई फायदा हो, इस बारे में कभी भी मैं सहमत होता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए उस पर कोई ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन अब मुरली मनोहर जोशी के बाद राजनाथ सिंह, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो राजनाथ सिंह जिनकी अध्यक्षता में बल्कि राजनाथ सिंह नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं की नाराजगी को मोल लेते हुए भी नरेंद्र मोदी को गोवा की कार्यकारिणी में 2013 में चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना और फिर दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना। वो राजनाथ सिंह जो मोदी की पहली सरकार में गृह मंत्री के तौर पर शामिल रहे और मोदी की दूसरी और तीसरी कार्यकाल में रक्षा मंत्री के तौर पर शामिल है। अब राजनाथ सिंह ने भी कुछ बोल दिया और बड़े नेता सीधे नहीं बोलते, बड़े नेता जलेबी की तरह घुमाकर बोलते हैं। अब उस जलेबी में घूमते घूमते सही पॉइंट पर आप कहां पहुंच पाते हैं, यह आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो राजनाथ सिंह ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मोदी का पूरा इकोसिस्टम, बल्कि सीधे सीधे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब होते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खुलती हुई नजर आई। तो एक बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या बोला राजनाथ सिंह ने, कब बोला राजनाथ सिंह ने, कहां बोला राजनाथ सिंह ने और राजनाथ सिंह के ये बोलने के मतलब और मायने क्या है, ये जानकर दंग रह जाएंगे आप। देश की राजनीति की फिजा बदलती हुई नजर आ रही है। कमजोर नरेंद्र मोदी पर अब घर के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं, आवाज उठनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि कई और नेता इस सुर में सुर मिलाते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का गठन भी लगातार टल रहा है। जनवरी से अप्रैल के महीने में आ गए, अब हमें बताया जा रहा है कि मई के महीने में नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान करेंगे और उसके बाद कई और नेता भी बोलते हुए नजर आएंगे। तो राजनाथ सिंह ने क्या बोला, इस संदर्भ के लिए आपकी ये जानना जरूरी है कि भैया जब वेस्ट एशिया के हालात को लेकर, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रही लड़ाई को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने जो है वो पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठाया, सरकार से सवाल पूछा, विदेश मंत्री से सवाल पूछा, तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ ये कहा पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल
देश नहीं है, यानी उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच में तो मध्यस्थता कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। अब तो पाकिस्तान के यहाँ बैठक भी हो गई, भैया अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंच गए थे, ईरान के मंत्री पहुंच गए थे, और लगातार पाकिस्तान की भूमिका जो है वो इस लड़ाई में निकलकर सामने आ रही है मध्यस्थता को लेकर। तो उस समय जयशंकर ने कह दिया था कि भैया पाकिस्तान दलाल देश है, भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हो सकता, यानी अगर मध्यस्थता कराने का काम जो है वो दलाली का काम है, ये एस जयशंकर ने कहा। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, ये जानना और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमित शाह रणनीतिकार है, भाजपा के नेता है, नरेंद्र मोदी के साथ दशकों तक राजनीति की, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के करीबी है। राजनाथ सिंह उनको लेकर आए, इसलिए वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बल्कि मोदी से पहले प्रधानमंत्री पद के एक बड़े प्रबल दावेदार हुआ करते थे, इसलिए वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। अन्य और नेताओं की बात भी कर लूं, उसमें से कई लोगों का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन एस जयशंकर की क्या भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, हरदीप सिंह पुरी की क्या भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, अगर कोई मुझे बता सके तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो एस जयशंकर का बयान हो, हरदीप सिंह पुरी का बयान हो, इनको सीधे सीधे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मानकर चलिए। तो जब उन्होंने कहा कि भारत जो है वो दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह, इसलिए वो मध्यस्थता नहीं कर सकता, तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, भाई विदेश मंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री की जुबान से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो मान लिया कि उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है, वो चैप्टर बंद हो गया। तो उस चैप्टर को खोलने की जरूरत क्या थी? राजनाथ सिंह ने राज खोल दिया, राजनाथ सिंह ने बड़ा राज खोल दिया। और राजनाथ सिंह ने क्या बड़ा राज खोल दिया, ये आप जानेंगे तो बहुत चौंक जाएंगे। आपके स्क्रीन पर मैं सीधा मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया जो खबर तमाम मीडिया चैनल ने ये खबर लगाई है, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ खबरें जो लगी हैं उन खबरों को आपको बताना जरूरी है। और वो जो खबर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर इस देश की राजनीति में हो क्या रहा है, और आखिर राजनाथ सिंह अपने बयान के जरिए क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अपने बयान के जरिए वो अपने ही प्रधानमंत्री को कहीं घेरते हुए तो नजर नहीं आ रहे। ये बताना, ये समझाना, ये जताना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए इस बयान को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बयान जो है ये एबीपी न्यूज ने पोस्ट किया है, राजनाथ सिंह का बयान आपके स्क्रीन पर है। और एबीपी न्यूज ने क्या पोस्ट किया है, भैया राजनाथ सिंह की फोटो भी लगी है, पहले बयान पढ़ देता हूं, आपके स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है, चौंकाने वाला बयान है। जर्मनी पहुंचे राजनाथ सिंह से पूछा गया था कि क्या पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति स्थापित करने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। इसके जवाब में उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ने अपनी तरफ से कोशिश भी की है। कोशिश की है मध्यस्थता की, लड़ाई के बीच में ईरान अमेरिका को समझाने की। लेकिन एस जयशंकर तो कुछ और बोले थे सर्वदलीय बैठक में मध्यस्थता को लेकर। अब राजनाथ सिंह जर्मनी पहुंचकर क्या बोल रहे हैं, समझ गए खेला क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मोदी के इकोसिस्टम की कैसे पोल खोली जा रही है, जलेबी की तरह घुमाकर कैसे मोदी को बेनकाब किया जा रहा है। फिर से राजनाथ सिंह का पूरा बयान पढ़ देता हूं। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है। जर्मनी पहुंचे राजनाथ सिंह से पूछा गया था कि क्या पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति स्थापित करने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा भारत ने अपनी तरफ से कोशिश भी की है, लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी संकट चल रहा होता है तो कोई समस्या रहती है, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल वो समय आ जाए जब भारत उसमें अपनी भूमिका निभाए और उसको सफलता मिल जाए। हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते। और इसी में एबीपी न्यूज ने लिखा, ईरान यूएस वार्ता, भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश। तो भारत ने मध्यस्थता की कोशिश की थी तो मध्यस्थता कर क्यों नहीं पाया। जो मीटिंग पाकिस्तान में हुई वो दिल्ली में क्यों नहीं हुई, हैदराबाद हाउस में क्यों नहीं हुई। हम दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए समझौता करवाते, हैदराबाद हाउस डिक्लेरेशन के नाम से समझौता करवाते, भारत की छवि बनती, दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ता, भारत की भूमिका एक बड़े देश के तौर पर स्थापित हो जाती। लेकिन उस समय जयशंकर ने कुछ और कह दिया। अब राजनाथ सिंह खुलासा कर रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। क्यों कामयाब नहीं हो पाए? क्या अमेरिका आपकी नहीं सुन रहा था या ईरान आपकी नहीं सुन रहा था? कैसे कोशिश की थी?
किसके जरिए कोशिश की थी, कहां तक कोशिश की थी, और क्यों आपकी मध्यस्थता की कोशिश जो है वो आपको मध्यस्थ नहीं माना दोनों पक्षों ने, और पाकिस्तान जैसे कंगाल, खस्ताहाल, फटेहाल देश को मध्यस्थ देश मान लिया। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। और इस बीच ईरान ने कुछ ऐसा भी कर दिया जिससे भारत की छवि एक बार फिर से तार तार होती हुई नजर आई। लेकिन जरा मध्यस्थता तक पहले मैं सीमित होता हूं, फिर उसकी बात भी करूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज की अपील पर मैंने फैसला कर लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अब पाकिस्तान की भूमिका देखिए, हमारे यहाँ एस जयशंकर का बयान, फिर राजनाथ सिंह का बयान। उन्होंने कहा मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि वो दलाल देश है, भारत दलाल देश नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता की कोशिश की लेकिन वो सही समय नहीं था, आगे कभी समय होगा तो देखा जाएगा। अब कौन सही कौन गलत ये आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो अब जो मध्यस्थता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा है, हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि ये कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ हसीम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील की है ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। ट्रंप ने कहा कि इस अपील को मानते हुए, यानी पाकिस्तान की अपील को मानते हुए, उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जो है, जो ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की अपील पर युद्ध विराम कर दिया और हमारे यहां भारत की भूमिका छोड़ दीजिए। और इस बीच एक बड़ी अजीब सी खबर आ रही है। मैं अजीब सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस तरह की खबरों की उम्मीद नहीं कर सकते थे। होर्मुज़ से एक जहाज भारत आ रहा था, उसको ईरान ने रोक दिया है। ईरान के इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में ले लिया है, बिना इजाजत गुजरने का वहां से आरोप लगाया गया है। यह भास्कर की खबर है, पूरा पढ़ देता हूं आपके सामने। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने होर्मुज़ स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडिस नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। कार्रवाई के दौरान IRGC ने जहाज को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में लिया और उसे तट की ओर ले गई। इसके अलावा इजराइल से जुड़े फ्रांसिस का नाम के दूसरे जहाज को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज पर भी हमला किया गया है। और इससे पहले जो खबर आई थी वो तो आपको पता ही होगा कि एक जहाज पर फायरिंग की खबर आई थी, भारत आने वाले जहाज पर, जबकि दूसरा जो है वो ओमान के तट के पास हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो एक तरफ ये हालत है जबकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनके राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री लगातार अपने समकक्ष यानी ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, और उसमें भारत के जहाजों के साथ ये किया जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह का बयान अपने आप में सीधे सीधे पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। और आप जा सकते हैं, हिंदुस्तान हिंदी की न्यूज है, ABP न्यूज में आपको बता चुका हूं, जागरण की न्यूज है, जनसत्ता की न्यूज है, नवभारत टाइम्स की न्यूज है। ये तमाम लोग राजनाथ सिंह के जर्मनी में दिए गए बयान को कोट करके खबरें चला रहे हैं। अब राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सीधे सीधे, आप ये मत समझिएगा कि एस जयशंकर को बेनकाब किया है। जैसा कि मैंने कहा, एस जयशंकर मोदी के इकोसिस्टम के हिस्से हैं। बोलते जो है एस जयशंकर वो नरेंद्र मोदी की भाषा होती है, बोलते जो हरदीप सिंह पुरी है वो नरेंद्र मोदी की भाषा होती है। तो राजनाथ सिंह जो एस जयशंकर के बयान को एक तरह से खारिज करते हुए पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने मोदी की ही पोल खोल दी है। और लगातार मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमजोर होते जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उनका डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जिस तरह से बड़े दिग्गज नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह से पिछले साल 70 पेजों की रिपोर्ट सौंपी, फिर वो चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर अड़ गए, वो लगातार अभियान चलाते हुए नजर आए, और अब उन्होंने विश्वगुरु नहीं है भारत ये कहकर तथाकथित विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। और अब राजनाथ सिंह इशारों इशारों में जलेबी की तरह घुमाकर मोदी को ही बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। अब RSS क्या कर रहा है, मोहन भागवत क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोग कमेंट करके ज्यादा बेहतर तरीके से बताइएगा, क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके चाहने के बाद भी बिहार में कोई RSS या BJP के प्योर भाजपाई बैकग्राउंड से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और भले ही वो याचिका खारिज हो गई हो, लेकिन मोहन भागवत की सुरक्षा पर जो लाखों रुपए महीनों का खर्च हो रहा है उसको लेकर बाकायदा
महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, खारिज भले ही हो गई हो, कल मैंने विस्तार से उस पर एक स्टोरी बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें ये साफ साफ बता रहा है कि एक गुट ऐसा है जो मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा गुट है जो मोहन भागवत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब मोदी के 75 साल पर रिटायर होने की बात आती है तो उससे पहले सोशल मीडिया पर कैंपेन चल जाता है कि उनसे 6 दिन पहले 75 साल के होने वाले भागवत साहब कब रिटायर होंगे। जब भागवत कहते हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो भागवत के खिलाफ ही एक तरह का अभियान चल जाता है और भस्मासुर तो सबको याद ही होगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके आप ही बता दीजिएगा भैया कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, और मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह के बाद क्या बहुत जल्द नितिन गडकरी आपको बोलते हुए नजर आएंगे, और नितिन नवीन की जब नई टीम का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भी आपको बोलते हुए नजर आएंगी, और जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है जिसमें आप कलराज मिश्र को रख दीजिए क्या वो भी बोलते हुए नजर आएंगे। और अगर चुनाव परिणाम मोदी शाह की जोड़ी के अनुकूल नहीं आया तो क्या योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भी आपको बोलते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर बढ़ा दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा भैया अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सको तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लो। रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम, महीने का सिर्फ और सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। आपको अपनी मीडिया बनानी है तो इतना खर्च करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।